हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के ऑल ब्लू प्रिंट क्वेश्चंस एंड ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लू प्रिंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं आपको थियरी बेस्ड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस दोनों ही करवाऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो पहले इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब तक आपने इसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो डाला है। इस चैप्टर के पूरे चैप्टर को मैंने अपलोड किया है, जहाँ पे आप एकदम इजी वे में समझ सकते हैं इसको कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लिंक को भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से जो भी आप क्वेश्चंस पूछने लायक हैं एग्ज़ाम में, मैं आपको बता दूंगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वो क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो भी आप इजीली अच्छे नंबर ला सकते हैं। और एक बात बता दूं कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं एकदम लल्लू टाइप क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। आप देखोगे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ब्लू प्रिंट का, जो कि है पेज नंबर 118 पे। पेज नंबर 118 पे ब्लू प्रिंट क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज, ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, ए 5 रुपीज़ कॉइन एंड ए 1 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या गिवन है? इनर्शिया किस में मोर होगा, रबर बॉल में या फिर स्टोन में जो सेम साइज के हैं, बाइसिकल में या फिर ट्रेन में, 5 रुपीज़ कॉइन में या फिर 1 रुपीज़ कॉइन में। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें बताना है इनर्शिया किसका मोर है। तो इनर्शिया क्या होता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो ट्राई करता रहेगा कि वो अपना जो स्टेट है वो चेंज ना करे, उसकी जो टेंडेंसी होती है उसी को इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। अगर मास मोर होगा तो इनर्शिया मोर रहेगा, अगर मास लेस होगा तो इनर्शिया भी लेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें जो बताना है किसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो ये एक रबर बॉल है और ये एक स्टोन है। तो किसका मास ज़्यादा होगा? स्टोन का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। सेकंड क्या है? बाइसिकल एंड ट्रेन। तो ऑब्वियसली ट्रेन का मास जो है वो मोर रहेगा, ग्रेटर रहेगा बाइसिकल के कंपेयर में, तो इसका इनर्शिया भी ग्रेटर रहेगा। 5 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन। तो 5 रुपीज़ कॉइन्स का जो है मास मोर रहने वाला है, ग्रेटर रहने वाला है 1 रुपीज़ कॉइन के कंपेयर में, तो 5 रुपीज़ कॉइन्स का इनर्शिया ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेकंड क्वेश्चन इज गिवन दैट इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football toward the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kick toward a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझना बहुत ज़रूरी है। आपको फाइंड करना है कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई और कौन कौन से एजेंट ने फोर्स को अप्लाई किया है, सप्लाई किया। ठीक है, ये दो चीज़ें बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, एक फुटबॉल प्लेयर है, सपोज कि हम एक फुटबॉल प्लेयर यहाँ पे लेते हैं, उसके पास एक फुटबॉल है जिसे वो किक करने वाला है, और यहाँ पे एक दूसरा उसी टीम का एक दूसरा प्लेयर है, और यहाँ पे गोल करना है
जिसके सामने गोलकीपर खड़ा हुआ है, और दूसरे साइड गोलकीपर जिस टीम का है उसके टीम का एक प्लेयर खड़ा है। ये दोनों सेम टीम के हैं। ओके, तो इनिशियली क्या होता है, जो फर्स्ट प्लेयर है फुटबॉल का, उसने इस फुटबॉल को किक किया, किसे, अपने प्लेयर के पास। तो एक फुटबॉल यहाँ पे आ गया। अब ये प्लेयर गोल करने की ट्राई करता है, बट फिर से ये किक करता है, इसके डायरेक्शन चेंज कर देता है, बट यहाँ पे गोलकीपर क्या करता है, इस फुटबॉल को पकड़ लेता है, रोक लेता है। ठीक है, गोलकीपर क्या करता है, इस फुटबॉल को अपने प्लेयर को पास कर देता है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कितने टाइम्स वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो देखिए, इनिशियली ये जो फुटबॉल था ये किसके पास था, इस प्लेयर के पास। इसने क्या किया, जब इसको किक किया तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। फुटबॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 था, उसने कुछ सर्टेन अमाउंट के वेलोसिटी में उसको किक किया, तो अब इसको वेलोसिटी मिल गई। तो ये फर्स्ट टाइम वेलोसिटी चेंज हुआ 0 से v। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे फुटबॉल पहुँचा, इसने भी किक करके गोल करने की ट्राई की। अब यहाँ पे जब किक किया तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे सेकंड टाइम वेलोसिटी चेंज हुआ। अब यहाँ पे गोलकीपर ने क्या किया, फुटबॉल को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर से वेलोसिटी चेंज हुई थर्ड टाइम। अब ये फुटबॉल क्या करता है, अपने प्लेयर को फुटबॉल को पास करता है विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। जब वो किक करेगा तो वो कुछ अमाउंट में वेलोसिटी में वो आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पहुँचता है इसके पास, और ये क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, स्टॉप कर देता है, या फिर जो भी आगे करता हो वो नहीं गिवन है। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइम से, यहाँ पे ये 4th टाइम हो गया। क्यों 4th टाइम होगा, पहले ये 1 टाइम इसने किक किया, सेकंड टाइम इसने डायरेक्शन चेंज किया, थर्ड टाइम इसने स्टॉप किया, यानी वेलोसिटी चेंज हुई थर्ड टाइम। फिर ये वापस से अपने प्लेयर को जब देता है तो कुछ अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में जाएगा वो, तो ये 4th टाइम हो गया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4th टाइम वेलोसिटी चेंज होती है। और एवरी टाइम कौन चेंज कर रहा है, फर्स्ट प्लेयर फर्स्ट टाइम फोर्स अप्लाई कर रहा है, 0 से v वेलोसिटी मिलती है। सेकंड टाइम जो एजेंट है वो फुटबॉल उसका सेम टीम का प्लेयर है, जो डायरेक्शन चेंज करके वेलोसिटी चेंज कर देता है। थर्ड टाइम गोलकीपर उसको स्टॉप करके वेलोसिटी 0 कर देता है और फोर्स अप्लाई करता है, तो ये v वेलोसिटी में आ जाता है। तो ये 4th एजेंट भी हमको मिल गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा लोग, थर्ड क्वेश्चन इज गिवन एज एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ लीव मे गेट डिटैच फ्रॉम ए ट्री इफ यू विगोरसली शेक इट ब्रांचेस। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है कि अगर कोई ट्री की ब्रांच को हम विगोरसली शेक करते हैं तो उस पर जो लीव्स होते हैं ब्रांच के ऊपर वो डिटैच क्यों हो जाते हैं, अलग क्यों हो जाते हैं। ठीक है, सपोज यू हैव अ ट्री, मैं इसकी एक अलग से ब्रांच ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से बहुत सारे लीव्स लगे हैं। ओके, अब कोई पर्सन इसे शेक कर रहा है। ठीक है, कोई पर्सन इस ब्रांच को हिला रहा है जोर से, तो ये जो लीव्स हैं वो क्यों गिर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनर्शिया काम करता है। इनर्शिया क्या करता है, लीव्स के जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे उसको रोक के रखता है। इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी टू अपोज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है वो वही चीज़ बना के रखती है। अगर स्टेट में है तो स्टेट में ही रखेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रखेगा, उसे चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, तो जैसे ही ये पर्सन इस ब्रांच को शेक करता है इस तरीके से, एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे, ऐसे कंटिन्यूसली शेक करता है, तो यहाँ पे जो लीव्स के जॉइंट होंगे ब्रांच के साथ, वो जो हैं वो रजिस्ट करेंगे उसके मोशन को। ये पर्सन जो मोशन करा रहा है उसके मोशन को रजिस्ट करेंगे, तो वहाँ पे झटका लगने की वजह से वो क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं वहाँ से, और लीव्स जो हैं वो गिर जाते हैं। तो इनर्शिया ही इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Let's see the question number 4. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brake to a stop and fall backward when it accelerates from rest? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, इनिशियली क्या गिवन है, इनिशियली आपको गिवन है कि जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप मोशन में हो, देखो व्हेन अ मूविंग बस, ठीक है, इनिशियली आप मूविंग में हो, मोशन में हो, तो बस भी मोशन में है और पर्सन भी मोशन में। जैसे ही बस ब्रेक अप्लाई करेगा तो बस जो है वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, बस जो है पहले मोशन में है, देन वो बस जो है रेस्ट में आ जाएगा। बट पर्सन जो बस के अंदर है वो क्या कर रहा है, मोशन में वो भी है, तो वो डायरेक्ट रेस्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट रेस्ट में नहीं आएगा। वो पर्सन मोशन में था तो उसके अंदर इनर्शिया होने की वजह से उसके जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से लोअर साइड पर्सन बस के अंदर खड़ा है या फिर बैठा है, ठीक है, ये एक पर्सन है, बस का ये फ्लोर है। अब इसका जो लोअर पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में है फिजिकली। अब जो बस है अचानक से रुक जाएगी ब्रेक मारने की वजह से, बट ये पर्सन जो है वो पहले से मोशन में था तो उसका अपर पार्ट जो इसके कांटेक्ट में नहीं है उस पर आगे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। अब यही चीज़ जब एक्सीलरेट करता है बस तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। एक्सीलरेट करने में क्या होगा, जैसे कि बस स्टॉप है, पर्सन भी रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है, ठीक है। अब अचानक से बस जो है वो मोशन में आ जाएगा, बस मोशन में आ गया। अब पर्सन रेस्ट में था क्योंकि बस भी रेस्ट में था, मोशन में आ गया बस, तो पर्सन का जो ये कॉन्टैक्ट बॉडी है, फिजिकली लोअर साइड का कॉन्टैक्ट बॉडी है, वो मोशन में आ जाएगा। तो ये जो अपर साइड का उसका बॉडी है उसको आगे पीछे की तरफ फॉल बैकवर्ड की साइड में उसको झटका लगेगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इनर्शिया होता है, इनर्शिया की वजह से वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ उसको झटका लगता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 126. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, एक हॉर्स कार्ट है जो जिसमें प्रूफ करना है कि वो किस प्रकार से खींचता है कार्ट को, ठीक है। अगर एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हॉर्स ग्राउंड को पुश करेगा, सपोज ये ग्राउंड है, ये हॉर्स है, ये मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है तो समझ लीजिए, यहाँ पे ये कार्ट है, उसके व्हील है, ठीक है। तो हॉर्स पुश द ग्राउंड, हॉर्स जब ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करेगा, ठीक है, तो ग्राउंड जो है उसको एक्शन का रिएक्शन में आगे की तरफ पुश करेगा, ओके। जब ये हॉर्स ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस तरफ डायरेक्शन में, तो ये जो ग्राउंड है वो एक्शन का रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगा और हॉर्स के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे कि हॉर्स आगे जाएगा और उसके साथ ये कार्ट भी आगे जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे भी हमें न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज़ करना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो फायरमैन है उसके पास जो होज होता है वाटर डालने के लिए, कहीं आग लगती है, फायरमैन जो वाटर डालने के लिए होज का यूज़ करते हैं, इसमें जिसमें से वाटर निकलता है एकदम हाई वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें से जब हाई वेलोसिटी में वाटर निकलेगा तो देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एकदम हाई वेलोसिटी की। तो एक्शन का रिएक्शन होगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसको पीछे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसे हैंडल करना तब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर बीइंग इजेक्टेड व्हेन अ फायरमैन होल्ड ए होज व्हिच इज इजेक्टिंग large amount of water at a high velocity, then a reaction force is exerted on him by the ejecting water in the backward direction. This is because of Newton's third law of motion. As a result of the backward force, the stability of the fireman decreases. Hence, it is difficult
for him to remain stable while holding the horse. Okay. So your third one is numerical. From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. So यहाँ पे क्या गिवन है कि आपको एक राइफ़ल गिवन है. सपोज मैं आपको एक राइफ़ल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये एक राइफ़ल है और ये मैंने ड्रॉ कर दिया. इसके अंदर एक बुलेट है. ठीक है. तो यहाँ पे राइफ़ल का जो मास है वो 4 kg गिवन है, जिसे हम ले लेते हैं M1. ओके. और बुलेट का जो मास है, बुलेट जो अंदर है, उसे हम ले लेते हैं M2 और उसका मास कितना गिवन है 50 ग्राम. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो ये कितना हो जाएगा 0.05 किलोग्राम. ओके. अब इनिशियल वेलोसिटी देखो, मास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल एंड बुलेट दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0. क्यों? दोनों जो है वो रेस्ट में है, अभी फायर नहीं किया है, तो दोनों का वेलोसिटी जो है वो इनिशियली वो 0 है. अब फायर करने के बाद क्या होगा, यहाँ से बुलेट एकदम हाई वेलोसिटी से निकलेगी. ठीक है. और ये वेलोसिटी आपको कितना गिवन है, अब बुलेट का जो मास है M2 लिया है, तो इसका वेलोसिटी है मैं V2 लूँगा. ओके. और कितने वेलोसिटी से वो बाहर निकला है 35 मीटर पर सेकेंड. 35 मीटर पर सेकेंड. ओके. अब जिस टाइम पे ये फायर करेंगे, बुलेट जब आगे की तरफ मोशन में आएगा, एक्सेलरेट करेगा, उसी टाइम पे ये राइफल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसे हम बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी. ओके. वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है. कौन सी वेलोसिटी? V1. राइफल के लिए हमने मास M1 लिया था, इसलिए वेलोसिटी V1 लेंगे. ये हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो इनिशियली देखिए वेलोसिटी दोनों का 0 था. M1 मास राइफल का 4 kg और मास ऑफ बुलेट M2 0.05 kg. ओके. तो ये सब हमने नोट कर लिया. उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर लेंगे राइफल और बुलेट पूरे सिस्टम का. तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम M1V प्लस M2V. मोमेंटम क्या होता है, MV होता है. अब यहाँ पे M1 जो है वो राइफल के लिए वेलोसिटी उसका 0 था, इसलिए V लिखा. M2 जो है वो बुलेट के लिए और वेलोसिटी उसका V लिखा है. दोनों का मोमेंटम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे V कॉमन है तो हम बाहर ले लेते हैं M1 प्लस M2. ओके. अब V क्या है 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0. इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0. ठीक है. अब फाइनल मोमेंटम देखते हैं. फाइनल मोमेंटम में क्या आंसर मिलता है हमको. फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है दोनों की. तो देखिए फाइनल मोमेंटम हमें क्या मिलेगा, M1V1 प्लस M2V2, जिसे हम किसके इक्वल कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे M1V1 की वैल्यू हमने पुट की, M1 की 4 kg है और V1 हमें फाइंड करना है. M2 हमारे पास 0.05 है और V2 35 है. ओके. 35 हमें V1 जो है वो फाइंड करना है, राइफल का रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करना है. अब यहाँ पे ये क्या हो गया 4V1, तो हमने ऐसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1.75. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल कर देंगे. यहाँ पे हमें जो फाइनल मोमेंटम ये मिला, ठीक है, ये किसके इक्वल है 0 के. 0 क्या था, इनिशियल मोमेंटम. फिर ये प्लस पॉजिटिव वैल्यू को हम इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. 4 मल्टीप्लाई में है V1 के साथ, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. और डिवाइड करने पर क्या मिला, माइनस 0.4375 मीटर पर सेकंड, जो क्या है राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या गिवन है. 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1 हमने 100 ले लिया और M2 200 ले लिया. हम साथ में लिखते जाते हैं. ओके. तो यहाँ पे देखिए मैं नोट करते जाता हूँ. M1 सपोज ले लिए 100 ग्राम और M2 क्या हो गया 200 ग्राम. आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन. एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. उनकी वेलोसिटी भी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. तो 2 मीटर पर सेकेंड V1 का हो गया और ये V2 हो गया. फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमने
1 लिखा है और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए 2 लिखा है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने कोलिजन के बाद v3 ले लिया। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है जो v3 बन गया है उसकी वेलोसिटी। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, तो उसका सेकंड ऑब्जेक्ट का हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो v4 फाइंड करना है। ओके, मास तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी होगा कोलिजन के बाद। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। देखिए यहाँ पे ग्राम में अगर गिवन है मास, तो सबसे पहला काम यही होगा कि उसको केजी में कन्वर्ट करें। ठीक है, वेलोसिटी आपको मिल गई है पहले से, और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की चेंज होके इतनी हो जाती है, तो सेकंड वाले की वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास है ही। ठीक है, इनिशियली हम क्या कर देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ऐड कर देंगे, तो हमें इनिशियल मोमेंटम मिल गया, और बाद में इक्वल टू हम क्या कर देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए m1 हमें 0.1 मिला, v1 हमें v1 हमारे पास 2 है, m2 0.2, v2 1 इक्वल टू m1 तो चेंज होने नहीं वाला है, वो तो वही रहेगा 0.1, m3 यहाँ पे 1.67 है, m2 कितना 0.2, m4 हमें फाइंड करना है। अब सबको ये कैलकुलेट कर देंगे इस साइड पे और उस साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये आ गया 0.4, और यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये क्या हो गया 0.67 प्लस 0.2 v4। ठीक है, अब ये इक्वल टू के उस साइड जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, फिर जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 0.2 से। तो उसे आप सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1.167 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जो कोलाइड होगा उसके कोलिजन के बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा लोग देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवल विथ ए नॉन जीरो velocity? If yes, state the condition that must be placed on magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवल विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल कर सके? नॉन जीरो वेलोसिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, पहले से ही वेलोसिटी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी उसके पास होनी चाहिए, नॉन जीरो वेलोसिटी का मीन्स मतलब। तो देखिए कि क्या ये पॉसिबल है, कंडीशन पूछ रहा है आपको, तो यस ये पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट जो है पहले से ही वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो उसे कोई नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है, ये उसकी कंडीशन है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इट इज पॉसिबल दैट द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो तो ये पॉसिबल हो सकता है। देन देयर इज नो नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो वहाँ पे कोई नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर नॉन जीरो वेलोसिटी से। अगर उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, यानी कि उसकी वेलोसिटी है, वो मूव कर रहा है, मोशन में है, उसे स्टॉप करना है, रेस्ट में लाना है, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, तब हमें नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। See, next question is what? When a carpet is beaten with a stick, dust come out of it. Explain. जब किसी कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं या पीटते हैं, तब उसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया के कारण, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक इनर्शिया कंटेन करता है, ठीक है, उसके अंदर इनर्शिया होता है मास की वजह से, ठीक है। जब कारपेट को स्टिक से पीटा जाता है या फिर बीट किया जाता है, तब कारपेट जो है वो मोशन में आ जाता है। सपोज ये एक कारपेट है, इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। जब किसी स्टिक से इस कारपेट को पीटा जाता है, ठीक है, तो जो कारपेट है वो मोशन में आ जाता है ऐसे, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो ऐसे ही रहते हैं, वो अपने रेस्ट स्टेट में ही रहने की कोशिश करेंगे। जैसे कारपेट तो मोशन में आ गया, कारपेट तो पीछे चला गया, बट जो डस्ट पार्टिकल वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और ये कारपेट से अलग हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope? यहाँ पे हम इनर्शिया का ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, कि जो बस है उसके ऊपर लगेज जब रखा जाता है तो उसे टाई करने के लिए क्यों एडवाइस किया जाता है। सपोज ये बस है, ठीक है, अब ये बस के ऊपर जब हम लगेज रखते हैं तो उसे टाई करने के लिए क्यों बोला जाता है कि देखिए बस जो है पहले रेस्ट में है, अब जब बस मोशन में आ जाएगा, एक्सीलरेट करेगा, मूव होना स्टार्ट करेगा, तो बस जो है वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। बट जो लगेज है वो इसको रेजिस्ट करेगा मोशन में आने के लिए, क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया, उसके पास भी इनर्शिया होगा, उसके पास कुछ मास है तो उसका भी इनर्शिया होगा, तो ये अपना पोजीशन चेंज करने से रेजिस्ट करेगा और ये वहीं का वहीं रहना चाहेगा। बस जो आगे चलना स्टार्ट कर देगी तो लगेज जो है वहीं का वहीं रहना स्टार्ट करेगा, मतलब लगेज पीछे की तरफ जाएगा और ये लगेज गिरने की संभावना रहती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसा ना हो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि लगेज को टाई अप किया जाए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A batsman hit a cricket ball which then roll on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slowed to a stop because the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to the rest. ओके ये चार ऑप्शन गिवन है। जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो वो एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें कौन सा रीज़न होगा? थर्ड रीज़न। ओके क्यों? क्योंकि बॉल जब मोशन में आएगा ग्राउंड लेवल पे, ये ग्राउंड लेवल है, बॉल जब मोशन में आएगा तो ग्राउंड पर नीचे की तरफ आने की वजह से जो इसका मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो इसको अपोज करता है। तो इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज होगा और धीरे धीरे ये रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, यही रीज़न है। सी क्वेश्चन नंबर 5। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ट्रक जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पहले मिल गई 0। ओके, रोल डाउन करता है हिल पे से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन 20 सेकंड। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 40 मीटर। एस की वैल्यू मिल गई हमें 40 मीटर इन 20 सेकंड। टाइम भी मिल गया 20 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन पहले फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीटर मैट्रिक टन्स। ठीक है, अगर आपको मास गिवन है 7 मैट्रिक टन्स, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है, एफ भी फाइंड करना है। ठीक है, बट यहाँ पे हिंट में क्या दिया है? 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg। तो ये कितना हो जाएगा? 7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7000 kg। ठीक है, तो चलिए हमारे पास मोशन का सेकंड इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एस की वैल्यू हमें 400 मिली, पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 मिला, टाइम 20 प्लस 1/2 ए हमें फाइंड करना है। ठीक है, टाइम 20 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर करना है। यहाँ 400 आ गया। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ये 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, और 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होके
200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 a बच गया, तो यहाँ पे 200 a आ गया। फिर 200 जो a के साथ है वो मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, या सीधा सीधा हम 0 0 कट कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो उस साइड क्या बच गया, 2 बच गया, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स हमें फाइंड करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू हमारे पास है 7000। ओके, एक्सेलरेशन कितना फाइंड किया, 2, तो ये कितना हो गया 14000 न्यूटन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गिवन, ए स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स। अगर एक स्टोन जो 1 kg का है, जिसका मास गिवन है 1 kg, ओके, और उसे हम थ्रो करते हैं कितने वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमको मास 1 kg मिल गया और इनिशियल वेलोसिटी मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। फ्रोजन सरफेस पे उसको थ्रो किया जाता है। ठीक है, और कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है, तो हमें डिस्टेंस कितना मिला, एस इक्वल टू 50 मीटर, और रेस्ट से हमें क्या मिला, वेलोसिटी फाइनल मिल गई, फाइनल वेलोसिटी 0 मिल गई। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, m इंटू ए, दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास मास की वैल्यू है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे मोशन का, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो v की वैल्यू क्या है, 0, u की वैल्यू कितनी आई 20, 2 ऐसे ही लिख दिया, a हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस कितना है 50। यहाँ 0 हो गया, अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 0 इक्वल टू ये 400 प्लस 50 इंटू 2 100 इंटू ए। 400 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस साइड प्लस में है, इक्वल टू 100 ए। अब ये 100 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए कितना मिल गया, ए की वैल्यू एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया और ये माइनस में मिला। माइनस में क्यों मिला है भाई, क्योंकि जब स्टोन को थ्रो करेंगे सरफेस पे, स्टोन की डायरेक्शन ये होगी और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो मास हमारे पास गिवन है 1 kg, 1 रखा, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया -4, मल्टीप्लाई करोगे तो -4 न्यूटन। माइनस क्यों है, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए -4 न्यूटन आया। Let's see the question number 7. A 8000 kg engine pull a train of 5 wagons. ठीक है, एक ट्रेन है और सपोज ये उसका इंजन है, ओके, और ये कितने वैगन्स पुल कर रहा है, 5 डब्बे वो अपने साथ में लेके जा रहा है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये मेन इंजन है और इसका मास कितना गिवन है, 8000 kg। ठीक है, और 5 वैगन्स को वो पुल कर रहा है। ईच ऑफ 2000 kg, सारे के सारे 2000 kg है। ये 2000 एंड 2000 kg, ऑल आर इन kg, किलोग्राम में। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको लिख देता हूँ, ये डायग्राम बन गया। इफ each of 2000 kg along a horizontal track, if the engine exert a force of 40,000 न्यूटन, अगर इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड द ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शनल फोर्स, इंजन जो है वो इस डायरेक्शन में इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब जो ट्रैक है, इसके नीचे जो ट्रैक होगा वो एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और वो कितना गिवन है, 5000 न्यूटन। ओके, देन द कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन फोर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एंड द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2।
ठीक है। पहले हमें क्या फाइंड करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो देखिए यहाँ पे फोर्स गिवन है इंजन का 40,000 इस डायरेक्शन में है, और जो 5,000 है फ्रिक्शनल फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट हम फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन F इक्वल टू 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर बाय द ट्रैक F इक्वल टू 5,000, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स F A इक्वल टू F माइनस F दैट मीन्स 35,000 न्यूटन। ये मिल गया। तो हमें F A मिल गया, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 ऑन ऑल द 5 वैगन, सभी 5 वैगन पे इतना फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है, और नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना मिल गया, 35,000 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए क्योंकि ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है और इतना हमने माइनस कर दिया फ्रिक्शनल फोर्स को। अब हमें पहले क्या करेंगे, सारे वैगन्स के ये पांचों वैगन्स को पुल कर रहा है, तो हम पांचों वैगन्स का जो मास है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो वन वैगन का मास कितना गिवन है, 2000। ओके, तो 5 वैगन्स का मास कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स 10,000 kg। अब टोटल मास कितना हो जाएगा, इंजन का भी जो मास है 8,000, वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा टोटल मास में। तो 8,000 प्लस 10,000 दैट मीन्स 18,000 kg। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मास मिल गया, टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स हमें मिल गया है, मास भी मिल गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, जो कि हमें ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट करेंगे, एफ ए इक्वल टू एम ए दैट मीन्स ए इक्वल टू एफ ए डिवाइड बाई एम। तो एफ ए 35,000 था और एम कितना आया 18,000, दोनों को डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का नहीं बोलना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थर्ड क्या था, मास ऑफ 4 वैगन एक्सक्लूडिंग वैगन 1 एम इक्वल टू, अच्छा हमें थर्ड जो फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था, जो फर्स्ट वैगन है उसका फोर्स फाइंड करना है सेकंड पे। तो देखिए जो फर्स्ट वैगन है ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ओके, फर्स्ट वाले का जो फोर्स है वो सेकंड पे फाइंड करना है। तो अब जो फर्स्ट है वो सेकंड पे लगा रहा है, तो सेकंड जो है उसके पीछे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सभी जुड़े हैं। तो फर्स्ट से सेकंड पे भी लगेगा, थर्ड पे भी लगेगा और फोर्थ पे भी लगेगा और फिफ्थ पे भी फोर्स लगेगा, चारों पे फोर्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, चारों का जो मास है वो ऐड कर लेंगे। हमें चारों के लिए फाइंड करना पड़ेगा अगर सेकंड के लिए फाइंड करना है तो। ठीक है, तो 4 वैगन का मास कितना हो जाएगा, 2000 एक का था, तो 4 का कितना होगा 2000 मल्टीप्लाई 4 दैट मीन्स 8000 kg। ओके, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स, इसलिए द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 एम ए, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम का हमने वैल्यू फाइंड किया 8000 और ए की वैल्यू हमने फाइंड की 1.944 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 15,552 न्यूटन। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑटोमोबाइल व्हीकल गिवन है जिसका मास है 1500 kg और वो स्टॉप हो जाएगा लास्ट में, इसलिए फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिल गई 0 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव एक्सेलरेशन गिवन है तो ये ए इक्वल टू क्या मिल गया -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमें फाइंड करना है फोर्स, उन दोनों के बीच में, रोड और व्हीकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा, नेगेटिव में आएगा, इसलिए हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 1500 और एक्सेलरेशन गिवन है -1.7 दैट मीन्स -2550 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑटोमोबाइल। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। आपको मास गिवन है और वेलोसिटी v गिवन, तो वी ऑल नो दैट द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी mv। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें 200 न्यूटन अप्लाई करना है और एक वुडन कैबिनेट को, सपोज ये एक फ्लोर है जिस पे एक वुडन कैबिनेट है, ठीक है,
अब इसके ऊपर हमें हॉरिजेंटली फोर्स कितना अप्लाई करना है, 200 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और वो कितना फोर्स होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई अपने आप लगेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए जब हम इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ऑब्वियसली 200 है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन है, ये ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, एंड दोनों का मास जो है वो गिवन है 1.5 kg एंड 1.5 kg, ओके। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट 1 ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट 2 ले लिया, ओके। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, ठीक है। कोलिजन के पहले इनकी वेलोसिटी जो है वो कितनी गिवन है, 2.5 मीटर पर सेकंड, ओके। और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड। बट देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी मिलेगी दोनों की, कंबाइन होने के बाद जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले नोट कर लेते हैं, मास 1 इक्वल टू 1.5 kg, मास 2 इक्वल टू 1.5 kg। वेलोसिटी जो फर्स्ट वाले है उसको 2.5 मीटर पर सेकंड लिया, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, -2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टोटल मास हम काउंट करेंगे और हमें फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है कंबाइन होने के बाद। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1 m2 प्लस m2 v2, सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का, ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन, ठीक है, कोलाइड होने के पहले। तो इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ये कैसा होगा, v कहाँ से आया, दोनों का कंबाइन वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कंबाइन होने के बाद जो वेलोसिटी है वो फाइंड करना है। तो इनको पहले m1 v होगा प्लस m2 v होगा, तो v हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 1.5 है, v1 2.5 है, प्लस m2v 1.5 है और v2 -2.5 है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। यहाँ मास जो है, मास में तो चेंजेस नहीं होगा, मास वैसे वही का वही रहेगा 1.5 और v हमें फाइंड करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 3.75 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये भी हो जाएगा 3.75 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 3v। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस के बाद 0 हो जाएगा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा 0 को, तो 0 ही होगा। तो फाइनल हमें वेलोसिटी जो है कंबाइंड वेलोसिटी वो मिल गई 0 मीटर पर सेकेंड। See the next question. According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal force cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. ठीक है, यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करना है कि अगर ऑब्जेक्ट गिवन है आपको, अगर उसको आप पुश करते हैं तो वो इक्वल और अपोजिट फोर्स आप पे अप्लाई करेगा। अगर कोई ट्रक पार्क किया हुआ है रोड साइड पे तो वो मूव नहीं करेगा, और एक स्टूडेंट जस्टिफाई करता है कि यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है और लॉजिक बताना है और एक्सप्लेन करना है कि क्यों ट्रक जो है वो मूव नहीं करेगा। तो देखिए जो ट्रक है वो लार्ज मास का होगा, उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे वो रोड के कंपेयर में जो उसका फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत ही ज़्यादा होगा, वेरी हाई, ओके। तो जो ट्रक है उसके ऊपर जब जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वो मूव नहीं होगा। Therefore, when someone pushes the truck and the truck does not
move, then it can be said that the applied force is in one direction is cancel out by the frictional force of equal amount acting in the opposite direction. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स होगा एक डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है इक्वल अमाउंट में उसको कैंसल आउट कर देगा। इसलिए जो स्टूडेंट था वो जस्टिफाई करता है, वो करेक्ट होता है। See the next question. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occur in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. Okay. एक हॉकी बॉल गिवन है जिसका मास गिवन है 200 ग्राम। तो पहले हमें मास मिल गया 200 ग्राम में गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 kg। वो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो हमें वेलोसिटी भी मिल गई, v1 मिल गया 10 मीटर पर सेकंड। स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक, और उसको हॉकी स्टिक से स्ट्रक किया जाता है, तो वो अपना जो पाथ है, ओरिजिनल पाथ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगता है। जो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रैवल करेगा, ठीक है, रिटर्न होगा, तो फिर उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, और ये पूरे के पूरे अपोजिट में ही हो रहा है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। v2 कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द मोशन ऑफ द हॉकी। आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, v इंटू वी। तो यहाँ पे हमारे पास मास जो है वो तो चेंज नहीं होने वाला, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, v1 ले लिया, फिर मोमेंटम दूसरा क्या हो जाएगा, v इंटू v2। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला m v1 माइनस m v2, वैल्यू पुट की मास की और दोनों की वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 15 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। See the question number 14. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of the penetration of bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक गिवन है। अब बुलेट से हम इस पर फायर कर रहे हैं, ठीक है, और बुलेट्स का मास जो है आपको गिवन है, सपोज ये बुलेट है, उसका मास गिवन है 10 ग्राम। ओके, 10 ग्राम गिवन है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में। उसकी वेलोसिटी भी आपको गिवन है 150 मीटर पर सेकंड। इतने वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है ब्लॉक की तरफ, और ये जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी है, ठीक है, वो रेस्ट में है। और जैसे ही ये इस ब्लॉक के अंदर एंटर करता है, तो जो बुलेट है इसके अंदर जब एंटर करेगा, तो ये ब्लॉक के लिए ये वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी एंटर करने की कितनी है, 150, और थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ये बुलेट जो है वो रेस्ट में आ जाएगा, तो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस जो है वो अंदर एंटर कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और जो अंदर एंटर करने का जो टाइमिंग है वो आपको गिवन कितना है, 0.03 सेकेंड। ठीक है, तो हमें एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। ठीक है, फोर्स हमें फाइंड करना है, कौन सा फोर्स फाइंड करना है, जो ब्लॉक बुलेट के ऊपर अप्लाई कर रही है। ठीक है, ब्लॉक जो है वो बुलेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है उसे रोकने के लिए वो हमें फाइंड करना है। तो ब्लॉक की तरफ से हम बुलेट के ऊपर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक जो है इसको बुलेट को रोकने के लिए एक्सेलरेशन अप्लाई करेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो बुलेट के लिए एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, बट ब्लॉक जो है वो बुलेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो जब हम ब्लॉक से फोर्स फाइंड करेगा तो ब्लॉक के लिए वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक की डायरेक्शन से हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, और ये जो बुलेट के लिए एक्सेलरेशन है, बुलेट जब जा रहा है सामने, तो उसके लिए नेगेटिव होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमने जो ये सब वेलोसिटी है उसकी 150 नोट कर ली, इनिशियल वेलोसिटी 150 हो गई और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। रेस्ट में आने के लिए टाइमिंग जो है 0.03 सेकंड लगता है। तो हम मोशन का फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v = ut + a, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 पुट कर दिया, u की वैल्यू 150 पुट कर दिया, a को ऐसे ही रखा और टाइम हमने 0.03 पुट कर दिया। ठीक है, अब 150 जो इधर पॉजिटिव उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, फिर 0.03 मल्टीप्लाई में a के साथ उस साइड जाके
डिवाइड में चला जाएगा। तो कैलकुलेट करोगे तो ये हमें मिल जाएगा -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक मोशन के थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है, इनिशियल वेलोसिटी 150 है, 2 को ऐसे ही रखा, एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया -5000, तो s हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -150 का स्क्वायर, फिर ये जो मल्टीप्लाई में है s के साथ में, देखिए s के साथ में ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला उस साइड जाएगा, इक्वल टू के डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 150 का स्क्वायर इतना आ गया, मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 2.25 मीटर। तो हमें डिस्टेंस कितना मिला, 2.25 मीटर। दैट मीन्स जो बुलेट है वो ब्लॉक के अंदर इतना डिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे फोर्स जो ब्लॉक बुलेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तब हम जो एक्सेलरेशन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक की तरफ से हमें फोर्स फाइंड करना है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो मास है वो किसका लेंगे, बुलेट का, क्यों, क्योंकि बुलेट के ऊपर हमें फोर्स फाइंड करना है। तो बुलेट का मास गिवन है 10 ग्राम, तो हम केजी में पहले कन्वर्ट करेंगे, 0.01 kg हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन 5000 लिया है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। और फोर्स कितना मिला, 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद एन स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास जो है वो 1 kg गिवन है। ऑब्जेक्ट सपोज ये ऑब्जेक्ट है 1 kg मास का, 1 kg, ओके। अब ये एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है। तो उसके रास्ते में एक वुडन ब्लॉक आ जाता है जो स्टेशनरी है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, और उसका मास गिवन है 5 kg। तो ये स्टेशनरी में है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड, ओके। तो अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। जब ये इससे टकराता है तो ये दोनों साथ में, बाद में दोनों साथ में मोशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम आपको फाइंड करना है इम्पैक्ट होने के पहले और बाद वाला। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। दोनों की कंबाइंड, दोनों साथ में मोशन में आएंगे तो दोनों की इक्वल वेलोसिटी दे दी है, दोनों साथ में मोशन में आ रहे हैं इक्वल वेलोसिटी से, तो वो हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 1 kg मिल गया फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का, और उसकी वेलोसिटी आपको कितने की है, 10 मीटर पर सेकंड, तो v1 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो वुडन ब्लॉक के मास कितना है, 5 kg, तो m2 हमने ले लिया 5 kg, और उसको वो इनिशियली स्टेशनरी था, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v2 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो टोटल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू v, तो दोनों का हम ऐड कर देंगे मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम हमें बिफोर कोलिजन मिल जाएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2, m1 कितना है 1 और v1 कितना 10 प्लस m2 5 kg गिवन है और v2 0, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, 10 बन जाए 10 kg मीटर पर सेकंड, ये हमें मिला बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट एंड वुडन ब्लॉक स्टिक टुगेदर, ठीक है, दोनों एक साथ में हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंबाइंड मास हमें कितना मिल जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। मास चेंज नहीं होने वाला, दोनों का एडिशन कर देंगे, टोटल मास मिल जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी आपको इक्वल दी है, कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, दोनों को मिलाकर जो वेलोसिटी होगी वो v हो जाएगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बिफोर कोलिजन फाइंड किया था m1 v1 प्लस m2 v2 फॉर्मूला रख के, और यहाँ पे हमें मास जो है m1 m2 ऐड कर देना, और जो v जो था वेलोसिटी वो कॉमन था, इसलिए हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये हमें वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास v नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसके इक्वल है, बिफोर कोलिजन के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आफ्टर कोलिजन भी कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 10 टोटल मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी भी फाइंड करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, m1 1 है और ये 10 है, m2 5 है, वेलोसिटी कितनी थी वुडन ब्लॉक की 0,
m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी 1 + 5, v हमें फाइंड करना है, तो अब कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचा 10 और ये टर्म कितना हो गया 6, और ये मल्टीप्लाई में v के साथ इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 10/6। अब 2 के टेबल से दोनों कट कर देंगे तो 2 5 जा और 2 3 जा। ओके, तो ये कितना आ गया वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी दोनों कंबाइंड वेलोसिटी कितनी मिल गई 5/3 मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर/सेकंड टू 8 मीटर/सेकंड इन 6 सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको मास गिवन है ऑब्जेक्ट का 100 kg, तो m = 100 kg मिल गया, और उसका वेलोसिटी जो है इनिशियल और फाइनल गिवन है 5 मीटर/सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर/सेकंड, और उसको एक्सीलरेट करने में कितना टाइम लगता है 6 सेकंड। टाइम आपको गिवन है 6 सेकंड। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है। तो इनिशियल मोमेंटम हमें मालूम है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m × u, इनिशियल के लिए u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो m कितना है 100 है और इनिशियल वेलोसिटी 5 है, मल्टीप्लाई किया तो 500 kg मीटर/सेकंड आ गया, और फाइनल मोमेंटम के लिए हम फाइनल वेलोसिटी का यूज करेंगे, तो mv हो जाएगा 100 × 8 = 800 kg मीटर/सेकंड। अब आपको क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, F = mv - mu / t। तो m की वैल्यू, m जो है वो कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया, v - u / t, और m का वैल्यू क्या था, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम अगर बाहर नहीं निकालते तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं mv - mu, mv की वैल्यू 800 और mu का वैल्यू 500। ठीक है, तो 800 - 500 डिवाइड बाय टाइम कितना है 6 सेकंड। ओके, तो माइनस किया तो ये आ गया 300 डिवाइड बाय 6, दोनों को कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 50 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अख्तर, किरण एंड राहुल वेर राइडिंग इन ए मोटर कार that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। देखिए, अख्तर, किरण और राहुल तीनों एक मोटर कार में राइड कर रहे थे हाईवे पे बहुत ही हाई स्पीड से। ठीक है, और जब एक इंसेक्ट उनके विंडशील्ड से टकरा जाता है और उसके ऊपर स्टक हो जाता है, तब अख्तर एंड किरण स्टार्ट पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण मिलकर उस पर अपनी राय रखने लगे। किरण सजेस्टेड दैट द insect suffered a great change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car। किरण क्या सजेस्ट करती है कि जो इंसेक्ट है वो मोटर कार के चेंज इन मोमेंटम के कंपेयर में जो इंसेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम सफ़र कर रही है। अख्तर said that since the motor car was moving with a large velocity it exert a large force on the insect। अख्तर जो क्या कहता है कि मोटर कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स इंसेक्ट पे एक्सर्ट की है। एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डेड, और इंसेक्ट डेड हो जाता है। राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force and change in momentum। राहुल ने फिर एक अलग ही एक्सप्लेनेशन दिया कि मोटर कार और इंसेक्ट दोनों ही सेम फोर्स और चेंज इन मोमेंटम एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, कमेंट ऑन दिस सजेशन, आपको इस सजेशन पे कमेंट करना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द कार एंड इंसेक्ट सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम ऑफ द कार इन एंड इंसेक्ट सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम के कंजर्वेशन ऑफ लॉ से हमें क्या पता चलता है, जो कोलिजन के पहले कार और इंसेक्ट का जो मोमेंटम था वो कोलिजन के बाद जो कार और इंसेक्ट का मोमेंटम होगा उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हैंस यहाँ पे कोई भी चेंज इन मोमेंटम दोनों इक्वल होने की वजह से दोनों का जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, सिस्टम का पूरा 0 हो जाएगा। द इंसेक्ट गेट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन, दिस मीन दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंसेक्ट इज रिवर्स। इंसेक्ट जो है विंड स्क्रीन पे टकरा गया, उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन होती है इंसेक्ट की वो चेंज हो जाती है उसके ऊपर अटक जाने की वजह से। एज ए रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट चेंज टू ए ग्रेट अमाउंट, और इसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में था। सपोज ये कार है, यहाँ पे कार ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है,
अब इंसेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है और कार जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इंसेक्ट यहाँ पे आने के बाद इसके विंड स्क्रीन पे टकरा जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो अब जो कार है उसकी डायरेक्शन में इंसेक्ट भी चलने लगा, तो उसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया और उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड द कार कंटिन्यू मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कार जो है वो दूसरे अपनी डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है। एज द किरण सजेशन दैट द इंसेक्ट सफर ए ग्रेट चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द कार इज करेक्ट, इसलिए किरण का जो सजेशन था वो करेक्ट है। द मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट आफ्टर कोलिजन बिकम वेरी हाई बिकॉज द कार इज मूविंग एट ए हाई स्पीड, जो मोमेंटम है इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कार जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से मोशन में है। Therefore, the momentum gained by the insect is equal to the momentum lost by the car, इसलिए जो इंसेक्ट में मोमेंटम में चेंजेस आई है बहुत ज़्यादा, वो उसने गेन किया है, वो कहाँ से मिली? कार ने जो लॉस किया है, कार का जो लॉस हुआ है मोमेंटम में, ठीक है। अख्तर मेड ए करेक्ट कंक्लूजन बिकॉज द मास ऑफ कार इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इंसेक्ट। अख्तर ने क्या बोला था? बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा इंसेक्ट पे, इसलिए उसकी वजह से वो डेड हो गया, ठीक है। तो अख्तर का जो कंक्लूजन था वो भी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मास ऑफ कार इज वेरी लार्ज कंपेयर टू मास ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के कंपेयर में कार का जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए कार का जो फोर्स अप्लाई होगा इंसेक्ट पे वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से वो उसकी डेथ हो गई। राहुल gave a correct explanation as both the car and the insect experience equal force caused by the Newton's action reaction law। राहुल ने जो लास्ट में एक्सप्लेनेशन दिया, एक अलग ही एक्सप्लेनेशन दिया था, उसका जो दोनों है कार और इंसेक्ट दोनों इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, बट जो उसने स्टेटमेंट दिया वो इनकरेक्ट था। क्या था? He made an incorrect statement as the system suffer a change in momentum because the momentum before the collision is equal to the momentum after the collision, ठीक है। उसने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it fall from a height of 80 cm? Take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपको एक डंबल गिवन है, मैं एक डंबल ड्रॉ करता हूँ, ओके, और इसका मास गिवन है 10 kg और ये फ्लोर पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जिसका हाइट कितना गिवन है? हाइट गिवन है 80 सेंटीमीटर, दैट मीन्स एस डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है, तो ये अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.8 मीटर, ओके। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कितने एक्सेलरेशन से करता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? मोमेंटम फाइंड करना है, कितना मोमेंटम वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो फ्लोर पे कितना मोमेंटम दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए मास हमें मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना था? 0, और फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पे पहुँचता है तो वो हमें नहीं मालूम है, तो पहले हमें v फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले हमें मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। तो मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे? हम मोशन के इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन का हमने यूज़ किया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे v हमें फाइंड करना है, u कितना मिल गया हमें? 0, 2 को ऐसे ही पुट किया हमने। एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 गिवन है, एक्सेलरेशन आपको 10 गिवन है, और जो डिस्टेंस है वो हमने कितना फाइंड किया? मीटर में 0.8। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो v इक्वल टू क्या मिल गया? 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें v मिल गया है तो हम इसके फॉर्मूले में, मोमेंटम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। मास जो है वो 10 kg गिवन है और जो हमने वेलोसिटी फाइंड की वो कितना है? 4, तो 10 इंटू 4 40 kg मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो पूरा लेक्चर है क्लास 9th के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो पूरा ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए और भी क्लास के जो वीडियोस हैं वो लेके आऊँगा, और भी मैं ट्राई करूँगा कि और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप यहाँ से नोट्स भी जो है वो बना सकते हैं ईज़िली। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर और थियरी भी इसी प्रकार से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उस पर लिखे रहते हैं नोट्स, जो है आप रेडी कर सकते हो। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।